हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले करेंगे हम मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण के गुण। इसका फर्स्ट पॉइंट है इजी इन टेकिंग डिसीजन। बच्चों, सेंट्रलाइजेशन का सबसे जो फर्स्ट मेरिट जो है वो है इजी इन टेकिंग डिसीजंस। इसमें निर्णय आसानी से लिए जाते हैं क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति एक ही जगह पर अर्थात केंद्र के पास होती है। निर्णय शीघ्र लिए जाने के कारण प्रशासन में एफिशिएंसी आती है, जिससे प्रशासन जो है वो प्रभावशाली बनता है, इफ़ेक्टिव बनता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट। विशेषज्ञों की सेवाओं का पूरा लाभ। केंद्रीयकरण व्यवस्था में विशेषज्ञ प्राय प्रबंधकों के पास होते हैं। चूँकि निर्णय प्रबंधकों को ही देना होता है, इससे वे इन स्पेशलिस्ट की सेवाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन। सेंट्रलाइजेशन में निर्णय का जो अधिकार है वो मुख्यालय के पास होने के कारण वह प्रशासन के सभी स्तरों पर लागू किया जाता है, जिससे निर्णयों का प्रभाव एक समान रूप से एक जैसा ही पूरे प्रशासन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीयकरण में सेंट्रलाइजेशन में प्रशासन की एकरूपता रहती है। सारे देश में कार्य का संपादन एक ही ढंग से किया जाता है, जिसके कारण सिद्धांत और नीतियों में एकरूपता बनी रहती है। अगला है इकोनॉमी, मितव्ययता। केंद्रीयकरण से खर्च में भी मितव्ययता होती है क्योंकि केंद्रीयकरण में कम कर्मचारियों से ही काम को करवा लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका पॉइंट प्लान्ड इकोनॉमी। केंद्रीयकरण नियोजित अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू करने में केंद्रीयकरण काफ़ी सहयोग देता है। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। सेंट्रलाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड का पालन किया जाता है। आदेश के एकता को अपनाया जाता है, जिससे कार्य जो है, डिसीजन जो हैं वो तीव्र गति से होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, शीघ्र हो जाते हैं। ये तो थे मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब हम कर रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण के हानियाँ, अवगुण। फर्स्ट पॉइंट है इसमें इग्नोरेंस ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, स्थानीय समस्याओं की अज्ञानता। इस व्यवस्था में स्थानीय समस्याओं का समाधान भली भांति नहीं हो पाता क्योंकि केंद्र को स्थानीय समस्याओं का न तो पता होता है और न ही समय होता है। क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्णय करने के अधिकारों की प्राप्ति न होने के कारण वे स्थानीय समस्याओं में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए स्थानीय समस्याएं जो हैं उनका समाधान समय पर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विरुद्ध। केंद्रीयकरण लोकतंत्रात्मक पद्धति के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोकल एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्थानीय कर्मचारी जो होते हैं, उनको अपनी बुद्धि तथा कार्यकुशलता का प्रयोग करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रशासकीय प्रशिक्षण संभव नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट आर नॉट पॉसिबल। प्रशासकीय प्रशिक्षण केंद्रीयकरण व्यवस्था में संभव नहीं होते क्योंकि वहाँ पर प्रशिक्षण जो एक्सपेरिमेंट एक साथ समस्त देश में करने पड़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों का अभाव होने के कारण जो एक्सपेरिमेंट को उनके अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता,
इसलिए जो सेंट्रलाइजेशन प्रक्रिया में जो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो नहीं किए जाते। अगला है रेड टेपिज्म। जो केंद्रीयकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, उस व्यवस्था में निर्णय शीघ्रता के साथ लिए जाते हैं और स्थानीय हल भी शीघ्रता के साथ नहीं किया जाता। ठीक है, इससे सरकारी कार्यों में देरी हो जाती है और अफसरों की अफसरी चलती रहती है। जनता दफ्तरों के चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है, पर उनके कामों का समाधान नहीं होता। अत्यधिक औपचारिकता होने के कारण जो लाल फीताशाही से मतलब कार्यों में जो है वो देरी होती है। अगला है गलत निर्णयों की संभावना। चेंजेस ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। केंद्रीयकरण में कई बार क्षेत्रीय परिस्थितियों की उपेक्षा करके निर्णय लिए जाते हैं, जिससे कई बार बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्योंकि ये सेंटर के पास पावर होती है डिसीजन लेने की, तो नीचे वाले लेवल वाले अगर उसको गलत डिसीजन हो जाए तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कई बार गलत डिसीजन हो जाने से जिससे क्या होता है, नुकसान होता है। परिस्थितियों के अनुकूल वो नहीं चल सकते स्थानीय कर्मचारी, तो उनको गलत निर्णयों को ही इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, चाहे उसके रिजल्ट पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों। अगला है लचीलेपन का अभाव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। केंद्रीयकरण प्रशासन में लचीलेपन की कमी और कठोरता उत्पन्न हो जाती है। मतलब क्योंकि एक मुख्यालय में ही निर्णय ले लिए, अब उस निर्णयों में अगर चेंज करना है तो वो मुख्यालय द्वारा ही किया जाएगा। तो जो शक्ति है वो केंद्रित हो गई। नीचे वाले जो उस निर्णयों को इम्प्लीमेंट करेंगे निचले लेवल पर, तो उन निर्णयों को अगर आवश्यकता अनुसार बदलना पड़े तो वो उनके हाथ में पावर नहीं होगी। उनको सेंटर द्वारा, मुख्यालय द्वारा ही उसमें चेंजेस करवाया जाना पड़ता है, जिस कारण जो है वो लचीलापन जो है उसमें कमी होती है और जो प्रशासन है वो कठोर बनता है। ये थी डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब हम करेंगे मेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट है डेमोक्रेसी बिकम रियल। लोकतंत्र वास्तविक बनता है। विकेंद्रीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इसमें जनता प्रशासन में भाग लेती है, जिससे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है। क्योंकि निचले अधिकारी कर्मचारियों के पास जब निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है तो जनता के उनसे संबंध होते हैं। जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या अपनी प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन निचले स्थानीय कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। वो उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं और जनता प्रशासन में इस विकेंद्रीयकरण के माध्यम से प्रशासन में भाग लेती है और जिससे सच्चा लोकतंत्र स्थापित होता है। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। विकेंद्रीयकरण में नियमों तथा विनियमों को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोत्साहन मिलता है, लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि आवश्यकता अनुसार स्थानीय कर्मचारियों द्वारा, स्थानीय इकाइयों द्वारा अपने ज़रूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव किया जा सकता है आसानी से। अगला है इजी टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने में सुविधा। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत कार्य या समस्या के निकट ही निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, जिससे निर्णय शीघ्रता से ही लिए जाते हैं और किसी भी देरी की संभावना नहीं होती। क्योंकि जहाँ पर काम होना है, जहाँ पे समस्या सॉल्व होनी है, डिसीजन भी उसी लेवल पर लिए जाने हैं, तो डिसीजन जो है वो आवश्यकता अनुसार शीघ्र लिए जाते हैं और देरी की कोई संभावना नहीं बनती। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक प्रशिक्षण संभव हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट आर पॉसिबल।
विकेंद्रीकरण व्यवस्था में कम समय तथा कम व्यय के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं। प्रशासनिक प्रशिक्षण विकेंद्रीकरण व्यवस्था में संभव नहीं होते केंद्रीयकरण में, क्योंकि वहां पर प्रशिक्षण एक साथ समस्त देश में करने पड़ते हैं। केंद्रीयकरण में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों का अभाव होने के कारण प्रशिक्षण को उनके अनुसार विभाजित नहीं किया जाता, परंतु डिसेंट्रलाइजेशन में जो प्रशिक्षण है, एक्सपेरिमेंट हैं, वो स्थानीय इकाइयों पर एक छोटे स्तर पर एक कार्य को शुरू करने से पहले एक्सपेरिमेंट करके देखे जा सकते हैं कि इनके रिजल्ट जो हैं वो प्लस आएंगे या माइनस आएंगे। अगर अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो उसको पूरे स्थायी रूप से लागू कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है लैक ऑफ रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही का अभाव। विकेंद्रीकरण व्यवस्था में निर्णय शीघ्रता के साथ लिए जाते हैं और स्थानीय समस्याओं का जो हल है वो भी शीघ्रता से किया जाता है। सरकारी कार्यों में देर नहीं लगती और अफसरों की अफसरशाही नहीं चलती। जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। रेड टेपिज्म का अभाव होता है, मतलब कार्य जो हैं वो देरी से नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एम्प्लॉयज हैव द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मचारी उत्तरदायित्व अनुभव करते हैं। विकेंद्रीकरण में स्थानीय इकाइयों के कर्मचारियों के पास शक्ति होने के कारण उनमें उत्तरदायित्व की भावना आती है और वे अपने कार्यों के लिए अपने आप को उत्तरदायी समझते हैं। क्योंकि जब हमारे खुद के लिए गए डिसीजन होंगे, जब हम उसको करेंगे तो हम उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अधिक समझेंगे। एक थोपे गए डिसीजन को अगर हम उस कार्य के रूप में किया जाएगा तो उसमें एक तो अपनेपन की भावना भी कम आएगी और उत्तरदायित्व की भावना भी कम आएगी। अगला है इमरजेंसी कैन बी फेस्ड विद सक्सेस, संकट का सामना सफलता पूर्वक किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण में संकटों का सामना बड़ी आसानी तथा कुशलता से किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि विकेंद्रीकरण में संकट का सामना जो बिल्कुल इजी वे में किया जाता है। इसका मेन रीज़न जो है वो स्थानीय कर्मचारियों को अपने स्थान की समस्याओं के संबंध में जो पूर्ण क्या होता है ज्ञान भी होता है और उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे वो कार्य अगर कोई संकट आ जाए तो समय अनुसार जल्दी से कर लेते हैं। उनको ऊपर से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इमरजेंसी के टाइम में जो विकेंद्रीकरण है वो बड़ा ही लाभदायक है। अनुसंधान की प्रेरणा, इनकरेजमेंट ऑफ टू रिसर्च। विकेंद्रीकरण अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है क्योंकि इसमें अनुसंधान कार्य बिना संगठन पर अतिरिक्त प्रभाव डाले संपन्न किया जा सकता है। अनुसंधान रिसर्च जो है वो सफल हो जाने पर उसे अन्य भागों पर लागू कर दिया जाता है। साथ ही यदि अनुसंधान असफल हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है वो सारे संगठन पर नहीं पड़ता। अगला जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिस्ट। विकेंद्रीकरण व्यवस्था में निम्न स्तर तक निर्णय लेने की प्रक्रिया चलती है, इसलिए संगठन में जर्नलिस्ट को भी निर्णय लेने का अवसर मिल जाता है, जिससे इनका विकास होता है, जर्नलिस्ट का सामान्यों का विकास होता है। अगला पॉइंट जो है वो है मोरल इनकरेजमेंट, नहीं सॉरी, इससे पहले जो पॉइंट था वो था राइट सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, स्थानीय समस्याओं का ठीक हल। स्थानीय समस्याओं का उचित हल केंद्रित व्यवस्था में नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थानीय इकाइयों को केंद्रीय आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परंतु विकेंद्रीकरण में जैसे ही समस्या खड़ी होती है वैसे ही स्थानीय अधिकारी जो होते हैं उसको हल करने के लिए निर्णय ले लेते हैं। मतलब जो स्थानीय इकाइयों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं तो स्थानीय समस्याओं का समाधान जो है वो शीघ्र के साथ साथ सही भी होता है, क्योंकि उनको अपने स्थानीय परिस्थितियों का अत्यधिक ज्ञान होता है। अगला है पॉइंट एफिशिएंसी, कार्यकुशलता।
विकेंद्रीकरण में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशासन को चलाने में की काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिस कारण उन्हें अपनी निपुणता, बुद्धिमानी एवं कुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल इनकरेजमेंट, नैतिक प्रोत्साहन। विकेंद्रीकरण में स्थानीय अधिकारियों को जो मोरल जो है प्रोत्साहन जो है, नैतिक प्रोत्साहन इनकरेजमेंट जो है वो मिलता है, क्योंकि वे यह समझते हैं कि मुख्यालय का उन्हें पूर्ण विश्वास प्राप्त है, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको सौंपी गई है कि उनको डिसीजन लेने की पावर दे दी गई है, तो वो कोई भी काम में लापरवाही नहीं निभाना दिखाना चाहते, क्योंकि लापरवाही के कारण उनकी ये जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनसे ली जा सकती हैं। इसलिए उनको मोरल प्रोत्साहन मिलता है कि उनकी वैल्यू है, उनको निर्णय लेने का डिसीजन दिया गया है, तो वो अच्छे से अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। जो इसका लास्ट पॉइंट है वर्कलोड ऑफ हेडक्वार्टर इज रिड्यूस्ड, मुख्यालय का कार्य कम हो जाता है। विकेंद्रीकरण में केंद्र का बोझ कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रत्येक समस्या है वो मुख्यालय के पास नहीं जाती, जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन लोकल लेवल पर ही लिया जाता है, तो मुख्यालय का जो कार्यभार है वो कम हो जाता है, जिससे मुख्यालय जो है वो अन्य इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो काफ़ी एफिशिएंसी से और शीघ्रता से कर पाते हैं। इसके बाद हम करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के दोष। फर्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। विकेंद्रीकरण व्यवस्था में सबसे जो पहले है वो समन्वय की समस्या है। विकेंद्रीकरण आधार पर संगठन में विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जो कि अपने अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों के आधार पर अधिक ध्यानपूर्वक कार्य करती हैं, जिस कारण उनमें समन्वय कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि सबका अपना एक लक्ष्य अलग निर्धारित कर लिया जाता है, उनके अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना मुश्किल हो जाता है। अगला है एक्सपेंसिव सिस्टम, खर्चीली व्यवस्था। जो विकेंद्रीकरण का दूसरा दोष है इसकी खर्चीली व्यवस्था है। विकेंद्रीकरण दो प्रकार के कर्मचारियों, केंद्रीय और स्थानीय की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण विकेंद्रीकरण में केंद्रीकरण की अपेक्षा अधिक कर्मचारी, अधिक यंत्र, अधिक साधन की आवश्यकता रहती है, जिससे जो ये प्रक्रिया है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, खर्चीली हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, नहीं इसमें एक पहले रह गया, इनडिक्यूट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण। केंद्रीयकृत व्यवस्था जो है उसकी संरचना विखंडित रहने के कारण उसमें काम करने वाले कर्मचारियों पर केंद्रीय नेतृत्व का नियंत्रण ठीक नहीं रहता, जिससे कर्मचारियों में जो अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, लाल फित्ताशाही जैसी बुराइयां पनपने लगती हैं, जिसके अतिरिक्त बजट निर्माण, कर वसूली व अन्य कार्य विकेंद्रीकरण की अपेक्षा केंद्रीकरण में अच्छे ढंग से संपन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता का अभाव। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में प्रशासन की एकरूपता का अभाव रहता है, जिससे संगठन की महत्वपूर्ण नीतियों को एक सार रूप में लागू करने में कठिनाइयां पेश आती हैं। यह बात सच है कि संगठन के उच्च लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माण व निर्णय निर्माण केंद्रीय स्तर पर ही किया जाता है, परंतु क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारी अपनी अपनी आसानी के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे नीति में एकरूपता समाप्त हो जाती है और नीति में विभिन्नता दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इग्नोरेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों की अवहेलना की जाती है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था में केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा स्थानीय व क्षेत्रीय हितों को ही महत्व दिया जाता है। विकेंद्रीकरण में कर्मचारियों द्वारा अपने निहित स्वार्थों के कारण राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके स्थानीय तथा क्षेत्रीय हितों की ही पूर्ति की जाती है, जिससे हमारे देश के राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी।
जो हमारी अत्यधिक विकेंद्रीकरण से क्या होता है कि समस्त देश में एक सी राष्ट्रीय नीति को लागू करना कठिन हो जाता है। जो नीति राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है, जब उसे क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर लागू किया जाता है, तब भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विभिन्न समस्याएं उसके सामने रुकावट बन जाती है और क्षेत्रीय इकाइयों के पास निर्णय लेने की शक्ति होने के कारण वो अपने हिसाब से उसको सोल्व आउट कर लेते हैं और जिससे मतलब राष्ट्रीय नीति जो है वो पूरे देश में एक जैसी लागू होने में कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। ओके बच्चों।